हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में बिहारी लाल का नाम महत्वपूर्ण है। बिहारी का जन्म संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ था। इस संबंध में बिहारी ने स्वयं ही लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुभर, मथुरा बसी ससुराल। यानी बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ, इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। बिहारी की ससुराल मथुरा में थी और उनकी वे युवावस्था में मथुरा में थे। तो बिहारी अक्सर नरहरि दास की कुटिया में जाया करते थे। इन्हीं नरहरि दास ने बिहारी को शिक्षा दीक्षा भी दी और इन्हीं महात्मा के यहाँ कवि केशव का भी आना जाना था। शायद यही कारण था कि बालक बिहारी और केशव के बीच गहरा रिश्ता बन गया और उसकी छाप जो है बिहारी सतसंग पे पड़ी। तो शाहजहां और बादशाह जहांगीर नरहरि से मिलने वृंदावन आया जाया करते थे। ठीक है, तो शाहजहां महात्मा नरहरि दास से बहुत ही प्रभावित था और वह उनसे मिलने के लिए ही आया करता था। नरहरि की कुटिया में ही शाहजहां और बिहारी की पहली बार मुलाकात हुई। बिहारी ने शाहजहां को अपनी कविता सुनाई। शाहजहां उनसे बहुत प्रभावित हुआ और खुले मन से उनके असाधारण काव्य को स्वीकार किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगरा में बिहारी को शाहजहां की ओर से काफ़ी सम्मान मिला। बिहारी उसके विश्वसनीय व्यक्तियों में शामिल हो गए। बिहारी के जीवन की पहली घटना संवत 1692 की है। बिहारी अपने वार्षिक वृत्ति लेने आमेर पहुंचे। आमेर नरेश राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रानीवास यानी रानी के महल में ही रहते थे, सारा कामकाज को छोड़ करके। पत्नी के रूप सौंदर्य के प्रति इतने आसक्त थे कि राजकाज की उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। प्रजा और दरबारी राजा के इस व्यवहार को लेकर काफी दुखी और चिंतामग्न भी थे। प्रजा और दरबारी को चिंतामग्न देखते हुए बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा जयसिंह के पास इसी तरह पहुंचा दिया। वो दोहा कौन सा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कवि जो है वो कली पर मंडराते भ्रमर को देखकर क्या कह रहा है कि हे भ्रमर, अभी तो यह कली खिली भी नहीं है और ना ही उसमें पराग और मकरंद और ना ही उसमें मधुर रस है, फिर भी तू कली पर इस तरह आसक्त है, उस पर मंडरा रहा है। जब कली का पूर्ण विकास हो जाएगा, वह पूर्ण पुष्प बन जाएगी, तब जाने तेरा क्या हाल होगा। तो भोग विलास में डूबे राजा को सचेत करता हुआ कवि क्या कह रहा है कि राजा, अभी तो तेरी रानी बाला मात्र है, उसके यौवन का अभी पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है। इस प्रकार अभी उसके यौवन में कोई रस ही नहीं है, फिर तुम इस तरह आसक्त हो उस पर, तो उस समय तेरे विलास की क्या स्थिति होगी जब उसके यौवन का पूर्ण विकास हो जाएगा और वह यौवन से भर जाएगी। कदाचित तब तो तुम अपना राजपाट छोड़ करके उसके विलास में डूबे रहोगे और तुम्हारा राजपाट सब चौपट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस दोहे ने मंत्र जैसा काम किया। इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह बिहारी पर इतने प्रसन्न हुए कि उसी क्षण दरबार में आ गए और उन्होंने बिहारी को अनेक स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी और रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर के फिर से अपना राजकाज देखने लग गए। तो राजा जय सिंह एक रसिक मिजाज के इंसान थे। उन्होंने बिहारी की काव्य प्रतिभा को देखते हुए कहा कि आप में गजब की काव्य दृष्टि है, आप अपनी काव्य रचना को महत्व दें। तो राजा जय सिंह की प्रेरणा से ही प्रभावित होकर बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना प्रारंभ कर दी। राजा जय सिंह की चौहानी रानी उन दिनों गर्भवती थी। जय सिंह के आए बदलाव को देख करके चौहानी रानी बिहारी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसी क्षण बिहारी को दरबारी कवि के रूप में नियुक्त कर दिया। रानी की कृपा बिहारी पर आगे चलकर इतनी हुई कि उन्होंने काली पहाड़ी नामक एक पूरा गांव बिहारी को दान दे दिया। तो रानी चौहानी जब पुत्रवती हुई, तब नवजात पुत्र राम सिंह के जन्मोत्सव पर वहाँ पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें महाकवि बिहारी को भी बहुत मान सम्मान मिला और स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट स्वरूप में मिली। राजा जय सिंह ने इसी अवसर पर अपनी शीश महल में दरबार लगाया और बिहारी ने उस दरबार की असाधारण शोभा को इतनी काव्य शैली में कुछ इस तरह से बांधा कि उनकी कृति का परचम पूरे राज्य में फैला उठा। तो कहते हैं जहाँ मान सम्मान और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होने लगती है, वहीं आदमी का मन लगने लगता है, तो और उस स्थान को वह अपनी कर्म स्थली बना लेता है। तो बिहारी ने भी यही किया। जयसिंह के दरबार में उन्हें जो मान सम्मान मिला और धन दौलत की जिस तरह प्राप्ति हुई, उससे बिहारी को आमेर ही सुंदर देश लगने लगा। वह आमेर में ही राजकवि के रूप में अपना सुखद और स्वर्णिम जीवन बिताने लग गए।
बिहारी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने भतीजे निरंजन को ही अपना पुत्र मान लिया था। बिहारी सतसई बिहारी की एकमात्र काव्य रचना है और इस काव्य को पूरा करने के बाद उनके मन में इस कदर काव्य रचना से विरक्ति भाव पैदा हुआ कि आमेर से उनका मन अचानक ही उछट गया। वह आमेर छोड़कर वृंदावन आ गए और वृंदावन में ही वो रहने लग गए स्थायी रूप से। ठीक है, तो वृंदावन में बिहारी को फिर से नरहरि दास का साथ मिला और गुरु नरहरि दास के सानिध्य में ही उन्होंने संवत 1721 में इहलोक यानी अपना देह त्याग दिया। बिहारी की रचनाएं देखेंगे अब, तो बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। सतसई एक मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत अनोखी और अद्भुत कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के जगत का एक एक अनमोल रत्न है। महाकवि बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। बिहारी ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है, लेकिन श्रृंगार पक्ष की तरफ वियोग पक्ष जो है वो उभर कर सामने नहीं आया है। संयोग पक्ष में बिहारी ने व्यक्तित्व के अपने हाव भाव और अनुभवों का बड़ी ही बारीकी से चित्रण किया है और उसमें दिल को छू जाने वाली मार्मिकता है। श्रृंगार के संयोग पक्ष का एक उदाहरण देखिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौ हुनु हसे है, दैन कहे नटी जाए। बिहारी की काव्य प्रतिभा भी श्रृंगार के केवल संयोग पक्ष का ही वर्णन करने में ही धन्य हुई है। यह सच है कि श्रृंगार के संयोग पक्ष का कोई भी बोल बिहारी की पैनी दृष्टि से छूटा ही नहीं है। नायक नायिकाओं के बीच होने वाली प्रेम लीलाओं के वर्णन में बिहारी ने अपनी मौलिक और असाधारण प्रतिभा का पूरा परिचय दिया है। तो बिहारी वैसे तो श्रृंगारिक कवि हैं, मिलन और वियोग का वर्णन उनके काव्य में सबसे अधिक दिखता है। फिर भी उनकी भक्ति भावना जो है वो राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है, वो जहाँ तहाँ भी देखने में आती है। तो सतसई की शुरुआत में ही उन्होंने एक दोहा लिखा है जिसमें राधा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होई। ठीक है, तो इस प्रकार बिहारी ने नीति और ज्ञान की बातें भी अपने काव्य में की है, लेकिन वे बहुत ही सीमित है। मति न नीति गलित यह, जो धन धर ये जोर, खाए खर्चे जो बचे, तो जोरी ये करोड़। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि प्रकृति वर्णन देखते हैं, तो बिहारी ने कभी प्रकृति की मनोरम छटा के अंदर अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का दर्शन किया है, कभी आध्यात्मिक तृप्ति के लिए प्रकृति की शरण ली है, कभी घोर निराशा में झूलते हुए उसके प्राणों की प्रकृति में एक नई आशा और नया अर्थ प्रदान किया है। तो बिहारी ने जिस समाज को देखा था उसमें चारों तरफ सुरा और सुंदरियों का रास था। यही वजह थी कि उनकी समुची काव्य प्रतिभा नायिका के नक्शिक वर्णन में ही लगी रही। रीतिकालीन कवियों का प्रकृति चित्रण प्रायः परंपरावादी है। बिहारी की सतसई में प्रकृति के रूपों का जितना चित्रण हुआ है, प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो कम नहीं कहा जा सकता है। तो उनका उदाहरण देखिए, एक दोहा है कि ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी, त्यों त्यों बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख, ओक शोक हेमंत। ठीक, तो इसमें बिहारी प्रकृति के रूप का पर्याप्त चित्रण किया है और ये चित्रण स्वाभाविकता के साथ हृदय स्पर्शी भी है। तो यहाँ पर हम इसके बाद आगे हम क्या समझेंगे, बिहारी की भाषा शैली कैसी है। तो महाकवि बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूरदास की चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप मिलता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी के शब्द भी सतसई में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन ये शब्द पैबंद की तरह नहीं लगते हैं। बिहारी को भाषाओं का इतना अच्छा ज्ञान था कि उन पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि वे अपने दोहों में बिहारी ने शब्दों को बड़ी चतुराई से स्थापित किया है, जिससे उनका शब्द चयन जो है वो सुंदर और सार्थक बनता है। तो बिहारी ने शब्दों का इस्तेमाल भावों के साथ किया है। बिहारी ने अपने दोहों में कहीं कहीं मुहावरों का भी सजीव ढंग से प्रयोग किया है। जहाँ तक बिहारी की शैली की बात है तो उनके अनुसार बिहारी में 3 शैली है। कौन कौन सा है? पहला, श्रृंगार के दोहों में माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग बिहारी ने किया है। भक्ति के साथ नीति के दोहों में प्रसाद गुण युक्त सरस शैली का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन सा है? दर्शन, ज्योतिष, गणित, इन सब विषय दोहों में चमत्कार पूर्ण शैली का बिहारी ने बड़ी शिद्दत के साथ किया है। रस, छंद और अलंकार,
तो शांत, हास्य और करुण, इन सब रसों का प्रयोग बिहारी ने अपने काव्य सतसई में किया है, जिससे इनके काव्य का सौंदर्य और महत्ता जो है और भी अधिक निखर उठी है। लेकिन ज्यादातर श्रृंगार रस की ही प्रधानता है इसमें। छंद के मामले में बिहारी का काव्य समृद्ध नहीं है। बस दो ही छंद है अपनाए उन्होंने, दोहा और सोठा, जिसमें दोहा का प्रयोग अधिक हुआ है। समाज शैली के अनुपम उदाहरण बिहारी के दोहे में मिलते हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में कई भाव जो है वो एक साथ भर देने की क्षमता सिर्फ बिहारी जैसे महाकवि के वश की बात है। देखने में ये छोटे लगते हैं पर दिल को गहराई तक छू जाने की शक्ति रखते हैं। तो बिहारी के काव्य में अलंकारों की भी भरमार है। बिहारी ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके हर दोहे में कोई न कोई अलंकार अवश्य ही है। इनकी भाषा पूरी तरह से अलंकारिक है, जिससे भाव जो है वो काफी सुंदर बन गए हैं। किसी दोहे में तो बिहारी ने एक से अधिक अलंकारों का भी प्रयोग कर आश्चर्य में डाल दिया है कि क्या एक साथ इतने अलंकारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इनके दोहों में अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक अलंकारों की जो अधिक रूप से इसमें देखते हैं। और अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण देखिए कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नावी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। ठीक है। बिहारी का साहित्य में स्थान, तो हिंदी साहित्य में बिहारी का स्थान सर्वोच्च है। इसमें कोई विवाद नहीं है या कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता है। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीकृत रामचरितमानस के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रंथ का इतना प्रचार नहीं हुआ है जितना बिहारी सतसई का। सच्चाई तो यही है कि बिहारी सतसई से बिहारी का बोध जो है वो सहज रूप से हो जाता है और यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बिहारी कौन है। वैसे बिहारी सतसई के अनुकरण में और भी अनेक सतसइयों की रचना हुई, लेकिन जो लोकप्रियता बिहारी सतसई को मिली वह किसी अन्य सतसई को नसीब नहीं हुई है। यह कहा जा सकता है कि सतसई का कवि वो वाणी का कलाकार है, चित्रों का चितेरा है, भाव माधुर्य का उपासक है, कल्पना का ललित शिल्पकार है, नारी के सौंदर्य, प्रेम का माधुर्य, नारी शरीर की रमणीयता, शिल्प की बनावट और सजावट, इन सभी दृष्टियों में सतसई की कविता अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं रखती है और वह तो हिंदी साहित्य में एक प्रतिष्ठित स्थान रखती है। तो कल्पना की अद्भुत शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण सतसई के दोहे गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं। भला बिहारी को उनके स्थान में से कोई कैसे हिला सकता है। तो इसीलिए उनके विषय में सच ही कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव बड़े गंभीर। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।